हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब वो जो बेसिक पॉइंट हुए ना, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स निकलते हैं। हमने क्या किया था, हमने लिया था एक सर्कल जो था स्टैंडर्ड, मतलब उसका सेंटर था ओरिजिन पे, उसके रेडियस हमने लिया था r, और हमने यहाँ थीटा कंसीडर करके p में से एक परपेंडिकुलर निकाला था। ये इसकी लेंथ x थी और इसकी y थी। तो इसमें से हमें फॉर्मूला मिला था y बाय आर, कोसेक थीटा मिला था r बाय वाई, कॉस थीटा हमें मिला था x बाय आर, सेक थीटा हमने लिखा था r बाय एक्स, tan थीटा मिला था हमें y बाय एक्स, और कॉट थीटा हमें मिला था x बाय वाई। तो देखो, हमने जब फर्स्ट चैप्टर लिया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंगल्स क्या होते हैं। 0 पाई बाय 2, यहां होता है पाई, यहां होता है 3 पाई बाय 2, यहां होता है 2 पाई, और हम ऐसे चलते रहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा। अब मैं क्लॉकवाइज अगर आ रहा हूं तो यहां पे मुझे माइनस मिलेगा पाई बाय 2, यहां मिलेगा माइनस पाई, यहां मिलेगा माइनस 3 पाई बाय 2, यहां आएगा माइनस 2 पाई। तो जब मैं ये डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरे पास के सभी एंगल्स क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जब मैं ये डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरे पास के एंगल्स क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो अब ये मैंने फिर से क्यों बताया है, अब ये हमें लगने वाला है। देखो यहां पे अगर आप ठीक से देखेंगे तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ हैविंग सेम डिनोमिनेटर। कितने पेयर से, 3 हैविंग सेम डिनोमिनेटर बोला मैंने। उसमें की जो फर्स्ट पेयर है फ्रेंड्स, वो फर्स्ट पेयर है दिस वन। देन सेकंड पेयर जो हमारे पास है x और x डिनोमिनेटर, और जो थर्ड पेयर है ये है हमारे पास जिनके डिनोमिनेटर्स देखो सेम है। तो इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो क्या होगा, इसका आंसर तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट एग्जिस्ट होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं, क्या है अपने पास, वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। डिनोमिनेटर क्या है, आर। आर क्या है, सर्कल की रेडियस हमेशा क्या रहेगी, राइट, ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो अगर ये सर्कल एग्जिस्ट है जो हमने निकाला है, तो उसके लिए वो आर क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। सो हम ऐसा लिखते हैं, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा एग्जिस्ट फॉर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। Whenever theta belongs to real number, sin theta and cos theta both trigonometric ratio exist। लिखा तो बहुत जगह पे मिलेगा आपको, बट उसका रीजन रहेगा दिस सर्कल, इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रेडियस नॉन जीरो रहेगी तो ये दोनों एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, सर्कल की रेडियस 0 नहीं होती है, देखो, बिकॉज हमने यहां निकाला है वो सर्कल। रेडियस 0 होगी तो वो पॉइंट होगा, और वो पॉइंट होगा तो वहां पे भी थीटा क्या होगा, 0 होगा, वहां पे भी साइन और कॉस की वैल्यूज एग्जिस्ट होते हैं। ये हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। बिकॉज साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब क्या होता है, वो एग्जिस्ट होता है। तो हमने यहाँ पे नॉन जीरो के लिए देखा है। अब हम सेकंड पेयर कंसिडर करते हैं। अब ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझ लेना है। ओके, क्यों, आपको ये 12th में ट्रिग्नोमेट्री में लगेगा। तो सेकंड पेयर देखो क्या है, सेकंड पेयर है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, y बाय एक्स है, और sec थीटा इज इक्वल टू क्या है, r बाय एक्स है। ये पेयर्स की भी एक खासियत है, मैं ये खत्म होने के बाद बताऊंगा आपको कि इनका क्या एक रिलेशन है। तो अब यहां पे देखिए x डिनोमिनेटर में है। सो फ्रेंड्स, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू 0 देन tan theta and sec theta does not exist। बराबर,
tan थीटा और sec थीटा क्या होगा, does not exist होगा. So value of tan theta and sec theta is not defined when x is equal to 0. x is equal to 0 means क्या होता है, that is if x is equal to 0 then y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना. अगर x is equal to 0 है तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. तब tan थीटा और sec थीटा के वैल्यूज क्या रहेंगे, तब tan थीटा और sec थीटा के वैल्यूज क्या रहेंगे. देखो जब कभी आपका x 0 रहेगा तो वो y एक्सिस पे होगा. कौन, दैट पॉइंट. अगर वो y एक्सिस पे होगा तो उसका x एक्सिस के साथ का एंगल क्या होगा, देखो ठीक से, वो π/2 राइट. देन वो यहां आएगा 3π/2, फिर से ऐसा घूम के आएगा 5π/2, फिर से ऐसा घूम के आएगा 7π/2. समझ रहे हो. मैं एक बार और बोलता हूं, जब कभी x इज इक्वल टू 0 होगा तब वो पॉइंट कहां होगा, y एक्सिस पे होगा. तो y एक्सिस का उसका एंगल क्या बनेगा, उसका एंगल बनेगा, आई एम गेटिंग आउट ऑफ फ्रेम नाउ बट आप ठीक से समझ लो, उसका एंगल बनेगा. अगर वो पॉइंट x इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस पे होगा π/2. यहां पे नहीं आएगा बिकॉज क्यों, वो x एक्सिस पे जाएगा. यहां पे आएगा बिकॉज वो y एक्सिस पे होगा. वो क्या होगा, 3π/2 होगा. अगेन अगर ऊपर चलेंगे तो यहां पे 5π/2 होगा. फिर से यहां आएगा तो 7π/2 होगा. तो प्लस π/2 में आ गया. ठीक है, लेकिन वो ऐसा भी तो जा सकता है. तो वो -π/2 होगा, -3π/2 होगा. फिर से यहां -5/2 होगा, यहां पे -7/2 होगा. तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस nπ/2 होगी. समझ रहे हो क्या, प्लस और माइनस nπ/2 होगी. देखो यहाँ पे π/2 मतलब कितने π/2 है, 1. y एक्सिस पे ही देखना है बिकॉज x की वैल्यू क्या है, 0 है. तो पॉइंट के बारे में चल रहा है तो अपने आप वो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी. तो थीटा क्या होगा, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2. तो y एक्सिस पे होगा तो n लिया मैंने, और यहां पे निगेटिव साइड से चले जाएंगे तो वो होगा -1, -3, -5, -7. इसलिए n की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस और -7, वेयर n बिलोंग्स टू z, मतलब क्या, इंटीजर्स. तो इसकी वजह से whenever we have x is equal to 0, that is whenever we have tan theta is equal to y/x and sec theta is equal to r/x, then इनकी वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं होगी. तो थीटा क्या होगा, तब थीटा होगा प्लस और माइनस nπ/2, मतलब इसके मल्टीपल में एंगल रहेगा. ठीक है, अब थर्ड पेयर देखो क्या है. थर्ड पेयर है हमारी बच्चे वाली कोसेक और कॉट की. तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, x/y है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, r/y है. इसमें डिनोमिनेटर में कौन है, y है. तो इफ y की वैल्यू अगर 0 रही तो देन cot थीटा एंड कोसेक थीटा डज नॉट एग्जिस्ट. दोस्तों y की वैल्यू 0 है मतलब पॉइंट कहां रहेगा, x एक्सिस पे रहेगा. देन थीटा क्या होगा, अब x एक्सिस पे रहेगा. ओके, x एक्सिस अपने पास पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी है. तो x एक्सिस पे पॉइंट रहेगा मतलब वो एंगल क्या होगा, सबसे पहला एंगल होगा 0. क्या होगा सबसे पहला एंगल, x एक्सिस के लिए मैं यहां लिखता हूं, x एक्सिस के लिए एंगल पहला क्या होगा, 0. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई तो पाई होगा. देन यहां से इधर x एक्सिस पे फिर से आएंगे तो यहां पे 2π होगा. फिर से यहां पे आए तो 3π होगा. ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए. अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आगे तो क्या होगा, 0 तो शुरू होगा, पाई माइनस होगा, -2π होगा, -3π होगा. तो यहां एंगल क्या आ रहा है, प्लस और माइनस nπ आ रहा है. राइट, तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस nπ हो रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है. सो मैंने ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको एक्सप्लेन क्यों किया है फ्रेंड्स. दिस इंपॉर्टेंट पार्ट अपने को कहां लगता है, जब 12th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का चैप्टर हमें पढ़ना है तब हमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है. क्यों लगता है, टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस भी होते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के लिए लगेगा. एंड वी नीड दिस फॉर टू फाइंड
the general and principal solutions of the given trigonometric ratios. जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी हमें ये पार्ट क्या होगा, यूज होगा. सो आई एम राइटिंग दिस एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसीलिए मैंने क्या लिखा है इसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने ये सब लिखना चाहिए. लिखने से क्या होगा, एक बार हाथ के नीचे से गया तो ये सब पार्ट आपको याद होगा. साइमल्टेनियसली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट ही तो मैं सब बोर्ड पे लिखता हूं. सो ये आपको क्या होगा, आपके लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी बनते जाएंगे. जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लिखते जाओ, और 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक आप अपने आप सॉल्व करते जाएंगे. इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना फर्स्ट पॉइंट था, रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा. देखो आपको आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में रेंज और डोमेन ऐसा बार बार आने वाला है, तो हमें बस यहाँ पे रेंज के बारे में डिस्कस करना है. रेंज आपको पता है रेंज क्या होती है, यहां से वहां तक. कोई भी आप कपड़े की दुकान में अगर खरीदी करने जाएंगे तो वो आपको पहले पूछेंगे सर रेंज क्या है, मतलब आपको कहां तक लेना है. तो वैसे कहां से शुरू करना है और कहां तक लेना है. तो वैसे साइन थीटा और कॉस थीटा की रेंज डिफाइन हो गई ना दोस्तों, तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की रेंज अपने आप डिसाइड हो जाती है. बिकॉज इन दोनों के रेसिप्रोकल तो अपनी रेंज अपने आप डिसाइड कर लेंगे, बिकॉज ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं. और फिर साइन थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा में ये दोनों ही है, तो इनकी वजह से उनकी भी रेंज क्या होगी, डिफाइन हो ही जाएगी. तो अब देखते हैं ये साइन थीटा और कॉस थीटा की रेंज कैसे डिसाइड हुई है. ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही है, ऐसा बहुत कम है. ठीक है, कुछ ना कुछ उसको रीजन है, कुछ ना कुछ क्या हुआ है, रीजन हुआ है जिसकी वजह से वो डिसाइड हुआ है. तो हम क्या करते हैं, हम अब यूनिट सर्कल में चले जाते हैं. आपको पता है यूनिट सर्कल क्या है, रेडियस होती है 1 और स्टैंडर्ड होता है वो, इसलिए सेंटर होता है 0. तो हम अब क्या करते हैं, हम यूनिट सर्कल में आ जाते हैं. मेरे सर्कल्स बहुत ज्यादा गोल आते हैं इसलिए मैं छोटे छोटे निकालता हूं. देखो तो इसकी रेडियस है 1, यहां से परपेंडिकुलर पता है ये x होगा, ये y होगा, ये थीटा होगा, ये पॉइंट होगा P, ये होगा O और ये हो जाएगा M. तो यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड्स, है ना. हाइपोटेनस है इसका 1. तो यहां साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, x है, बिकॉज ये y/1 और x/1 रहेगा. अब हमारे पास देखो इन ट्रायंगल OMP क्या है, x² + y² = 1 है. अब हमें ये रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अब हम बड़े हो गए हैं. तो इसीलिए x² + y² = क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट 1. क्यों लिखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए हमने उसे लिखा है. अब देखिए x² + y² = अगर 1 है, x² और y² की एडिशन अगर 1 है तो इसका मतलब ये दोनों भी लेस देन और इक्वल टू 1 है. तो क्या होगा, देयरफॉर x² इज लेस देन और इक्वल टू 1, y² भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 ही होगा. तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, नहीं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा. अब x² अगर लेस देन और इक्वल टू -1 और y² इज लेस देन और इक्वल टू -1 है फ्रेंड्स, तो x और y की वैल्यू क्या होगी, तो -1 और 1 के बीच में होगी. x² + y² = अगर 1 है तो x² लेस देन और इक्वल टू 1 होगा और y² भी लेस देन और इक्वल टू 1 होगा. क्यों, तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. इसका मतलब x और y दोनों का भी स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, और दोनों की एडिशन मैक्सिमम कितनी आ रही है, 1 आ रही है, उसके सिवा ज्यादा नहीं आ सकती. क्यों नहीं आ सकती, अगर आप ऐसा रीजन पूछेंगे तो मेरा रीजन ये रहेगा सिंपल बेसिक कि भाई पाइथागोरस थ्योरम फेल कर देंगे आप, इसीलिए नहीं आ सकती. सिंपल रीजन ये है. तो अब x² की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 है और y² की भी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 है, तो ये x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है. x की वैल्यू क्या है, -1 और 1 के बीच में है. बिकॉज 1 से ऊपर चले जाएंगे तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, -1 के नीचे भी आएंगे तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि -1 के नीचे समझो -2 लिए तो स्क्वायर 4 आएगा,
ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं। इधर मैं 2 लूंगा, ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं। तो जो कंडीशंस x स्क्वायर के लिए वही कंडीशंस किससे रहेंगे? y स्क्वायर के लिए। तो हमारे पास x क्या है? cos थीटा है। देयरफॉर वी गेट -1 इज लेस देन और इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, और यहां पे होगा -1 इज लेस देन और इक्वल टू sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब सिंपल है, cos थीटा के वैल्यूज -1 और 1 हो सकते हैं, sin थीटा के भी वैल्यूज -1 और 1 हो सकते हैं, उसके बीच में रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ओके, सो cos थीटा -1 to 1 दोनों इंक्लूडिंग, बिकॉज यहां पे इक्वल टू का साइन है, sin थीटा के भी वैसे है। तो ये क्या हो गए? इनके रेंजेस हो गए। सो sin थीटा और cos थीटा के रेंज क्या है? दोनों के रेंज इक्वल है, -1, 1 है। क्या है? -1, 1 है। अब देखिए, अगर -1 इज लेस देन और इक्वल टू sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो मुझे अगर कोसेक थीटा की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? इसका लूंगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अगर मैंने लिया तो ये साइंस क्या हो जाएंगे? सब पलट जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोसेक थीटा है ये लेस देन और इक्वल टू -1 रहेगा, कोसेक थीटा लेस देन और इक्वल टू -1 रहेगा, और कोसेक थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। कब रहेगा? जब साइन थीटा 0 नहीं रहेगा तब रहेगा। ठीक है, रेसिप्रोकल लेने के बाद साइंस अपोजिट हो जाती है, ये आपको पता है। देन अगर मैं साइन थीटा से कोसेक थीटा लिख रहा हूं तो मुझे कॉस थीटा से सेक थीटा भी लिखना आ जाएगा। तो यहां पे जैसे साइन थीटा को होता है वैसे कोसेक थीटा को होता है, तो जैसे कॉस थीटा को होता है, तो जैसे कोसेक थीटा को होगा वैसे ही साइन थीटा को होगा। तो यहाँ पे सेक थीटा को होगा, सेक थीटा क्या है? लेस देन और इक्वल टू -1 है, और सेक थीटा क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ये सब कब है? जब कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब है। इसका मतलब इनके भी रेंजेस अब हमें पता चल गए। ये बेसिक है रेंज का। रेंज और डोमेन ये टॉपिक बहुत बड़ा है, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे जहां पे जरूरत होगी। अब अगर मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का अगर पता है तो टैन थीटा और कॉट थीटा का क्या होगा फ्रेंड्स? तो टैन थीटा और कॉट थीटा जो है, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो ये दोनों के भी वैल्यूज प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि टैन थीटा और कॉट थीटा कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। ये जो टैन थीटा और कॉट थीटा है कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। ये किसके लिए है? ये सेक थीटा के लिए है, और ये किसके लिए लिखा है मैंने? कोसेक थीटा के लिए लिखा है। सो ये कहां से आया? ये रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा से आया। सिंपल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, बट अगेन आपको ये जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको सब पता है तो जेई मेंस में इस पे डिपेंड वाले एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं बोल रहा हूं यहां पे, आज गारंटी दे रहा हूं आपको। ये बेसिक्स ही है। आपको रेंजेस लगते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, रेंजेस नहीं आती है, इसलिए बार बार स्टूडेंट्स की ये टाइप के प्रॉब्लम्स भी गलत होते हैं। यही नहीं कि ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, ये कैलकुलस में बहुत सारी जगह पे आपको यूज होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस में भी ये आपको यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, डेरिवेटिव्स में भी ये आएगा, एप्लीकेशंस में भी ये आएगा। सो ये रेंज वाला पार्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट बीट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। आपने 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में एक टेबल लिया था, देखो उसमें वैल्यूज थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक। तो ये वैल्यूज कैसे आए हैं, इसका मीनिंग ही मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से शुरू करते हैं, देखते हैं वैल्यूज कैसे आए। उसके लिए हमें क्या लगेगा? उसके लिए हमें लगेगा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लगेगा, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, रेडियस 1 होती है। तो देखिए हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 0 डिग्री निकालते हैं।
0 डिग्री एंगल है, मतलब वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, यहां पे होगा, ये 1 है, ये ओरिजिन है, तो ये पॉइंट क्या रहेगा 1,0। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। तो अब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई हमने जो लिए थे वो लगेंगे। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है y, तो y की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब कोसेक थीटा क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, बिकॉज 0 का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा क्या है, x है, x की वैल्यू 1 है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा y बाय एक्स आएगा, दैट इज 0 बाय 1 होगा 0। देयरफॉर कॉट थीटा क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। तो अब हम ये वैल्यूज मैं निकाल रहा हूं, यहां पे आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और चेक करो जैसे हमने 9th और 10th में वैल्यूज लाए थे या यूज किए थे वही वैल्यूज आती है या नहीं आती है। 0 डिग्रीज के लिए हमने लिया यूनिट सर्कल 1,0, पी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, बिकॉज उसका एक्स एक्सिस के साथ का एंगल कितना है 0 डिग्री। ये जितने भी एंगल्स हम लेंगे ये सभी क्या है स्टैंडर्ड एंगल्स है, मतलब ये क्या होते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पहले लेक्चर में बताया था स्टैंडर्ड एंगल का डेफिनेशन क्या होता है। क्या होता है, उसका इनिशियल आर्म कहां होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है, टर्मिनल किधर भी हो सकता है, कोई भी एक्सिस पे होगा कोई भी क्वाड्रेंट से होगा। अब हम नेक्स्ट एंगल लेते हैं 30 डिग्री का, उसके लिए हम उसे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 30 डिग्री। सर्कल निकालेंगे एक, मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे सर्कल्स छोटे छोटे हैं बिकॉज वो सर्कल जैसे दिखने चाहिए। अब यहाँ पे P पॉइंट ने कुछ तो भी एंगल किया है एक्स एक्सिस के साथ, ये रेडियस है 1, ये जो वैल्यू है x की रहेगी ये y की रहेगी। अब देखो दोस्तों P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अब हमें नहीं पता है बिकॉज वो एक्सिस पे नहीं है, तो अब हमें वो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ऐसा वाला, ये O है, यहाँ पे मैं M नाम दे देता हूं, और ये क्या है P, ये 1 है। ये एंगल अगर 30 डिग्री ये 90 डिग्री है तो अपने आप ये क्या होगा 60 डिग्री होगा। सो 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में भी सर ने पढ़ाया था, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया था और बोला था कि ये आपको आगे बहुत काम में आएगा, ये यहाँ पे आगे काम में आ रहा है। तो जो 9th और 10th में पढ़ाते टाइम जो टीचर्स आपको बोलते हैं ना, वो आपने बस पढ़ाई करने के लिए बोलना ऐसा नहीं है, वो सही में आगे यूज भी होता है। तो यहाँ पे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे √3/2 और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1/2। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है y। तो यहाँ पे जो वैल्यूज निकली है वो है साइन 0 की वैल्यू 0, सो कोसेक 0 की वैल्यू क्या है नॉट डिफाइन है, देन कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगी, टैन थीटा की टैन 0 की वैल्यू 0 है, इसकी वजह से कॉट 0 क्या है नॉट डिफाइन है। अब यहां क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू y है, y की वैल्यू क्या है 1/2 है और थीटा क्या है, थीटा है 30 डिग्री। तो देयरफॉर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, इसका मतलब कोसेक 30 डिग्री क्या होगा 1। देन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है x, कॉस 30 डिग्री x की वैल्यू क्या है √3/2 है, सो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज कॉस सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 2/√3। टैन थीटा क्या है y/x है, तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू y की वैल्यू 1/2 है, सो वी गेट टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 1/√3, सो कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा √3 आएगा। एक वैल्यू हम निकाल रहे तो बाद में रेसिप्रोकल हम उसे लिख सकते हैं। तो ये हो गए 30 डिग्रीज के वैल्यूज। आपको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में सब वैल्यूज लिखने हैं, ओके, उतना आप लिख सकते हो। अब हम चलेंगे
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 45 डिग्री की तरफ, इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। सो अब हमारा सर्कल होगा, एंगल बढ़ेगा 45 डिग्री हो जाएगा विथ एक्स एक्सिस एम ओ, ये एक्स की वैल्यू ये होगा 1। तो अब हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये आपको धीरे धीरे देखो अपने आप लर्न होते जाएगा। तो ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। ट्रायंगल में एक एंगल 45 डिग्री, एक 90 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। बताया था ना 45 45 90 का थ्योरम। तो क्या थ्योरम है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के क्या होती है 1/√2 टाइम्स होती है। तो x की वैल्यू मिल गई 1/√2 और y की भी वैल्यू क्या मिली 1/√2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है y। सो थीटा क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, y क्या है यहाँ पे 1/√2। सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा √2 मिले। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है x है। सो कॉस थीटा क्या है 45, x क्या है 1/√2। तो यहां सेक थीटा भी क्या मिलेगा √2। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है y/x है, y 1/√2 है, x भी 1/√2 है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो cot 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। आपको टेबल में लिखने हैं, अपना टेबल बराबर चलते चलते कंप्लीट हो रहा है। 45 डिग्री तक आ गए, देखो 3 एंगल हो गए। फोर्थ वन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 60 डिग्री। तो अब एंगल होगा यहां पे 60 डिग्री, एक्स एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस, पॉइंट P विल मेक OP विल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये होगा M, ये Y होगा, ये X होगा। सो हमें यहाँ पे ट्रायंगल निकालना है ऐसा। दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे M और यहाँ P है, ये 1 है। तो ये X की वैल्यू है और ये क्या है Y की वैल्यू है। अगर ये 60 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल क्या होगा ये 30 डिग्री। तो 30 60 90 का थ्योरम, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। एक्स और वाई की वैल्यूज आने के बाद तो सारे जमाने की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो अब हमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू है y। यहां पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और y की वैल्यू है √3/2। तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 2/√3 आती है। कॉस थीटा क्या है x है, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है और x की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। अब हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या है y/x है, y की वैल्यू क्या है √3/2 है अपॉन 1/2 है। तो tan थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और 2 कैंसल हो जाएगा √3। सो वी गेट cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। देखिए टेबल में आप अगर क्रॉस चेक करेंगे तो सेम वैल्यूज वी हैव यूज्ड इन क्लास 9 एंड 10। अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल लेंगे 90 डिग्री का। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होगा, ये जो पॉइंट P है फ्रेंड्स, ये y एक्सिस पे चला आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0,1। बिकॉज वो y एक्सिस पे आ रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी और ये रेडियस है 1। तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू क्या है 1। तो अब वैल्यूज लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू y लिखते हैं। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू y, थीटा 90 है और y की वैल्यू 1 है। सो कोसेक 90 डिग्री भी कितना होगा 1। कॉस थीटा इज इक्वल टू x है, कॉस 90 डिग्री x की वैल्यू है 0। देयरफॉर सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है y/x, दैट इज tan 90 डिग्री इज इक्वल टू y/x 1/0। 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइन। तो tan थीटा अगर नॉट डिफाइन है
तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 0। नेक्स्ट वाला जो स्टैंडर्ड एंगल है 90 डिग्री तक का टेबल आपका हो चुका है, अब आप वो क्रॉस टैली करते रहो। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल है 180 डिग्री, उसके बाद का है 270 और उसके बाद का है 360। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 180 डिग्री, लेक्चर थोड़ा सा बढ़ेगा 2-5 मिनट, लेकिन अब ऐसे हम करते जाएंगे। तो 180 डिग्री का मतलब होता है, अब हमारा जो पॉइंट P है वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो यहाँ पे -1, 0 रहेगा। तो x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई 0। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं y, तो साइन थीटा क्या है 180 डिग्री, y की वैल्यू क्या है 0, देयरफॉर कोसेक 180 डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, x है, देयरफॉर cos 180 डिग्री क्या होगा, -1 होगा, दैट इज सेक 180 डिग्री भी क्या होगा, -1 होगा। आप इसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने वो लिखा नहीं है। देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, y बाय एक्स, y की वैल्यू है 0 अपॉन x, तो यहाँ पे tan 180 की वैल्यू होती है 0, सो cot 180 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। अब हम चलते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 270 डिग्रीज। 270 डिग्री एंगल कहां होगा, करेक्ट, ये एंगल होगा निगेटिव वाई एक्सिस पे, ऐसा करके आएगा। यहां पे 1 रहेगा, पॉइंट P यहां पे होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू होगी -1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y है साइन 270 डिग्री मतलब 3π/2, साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -1, देयरफॉर कोसेक 270 डिग्री इज इक्वल टू -1, रेसिप्रोकल वही रहेगा। देन cos थीटा इज इक्वल टू x, सो cos 270 डिग्री, x की वैल्यू 0 है, देयरफॉर sec 270 डिग्री की वैल्यू है नॉट डिफाइंड। tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, सो tan 270 इज इक्वल टू y की वैल्यू है -1 अपॉन 0, ये नॉट डिफाइन होगा, देयरफॉर cot 270 डिग्री क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो इन दिस वे हमने स्टैंडर्ड एंगल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब 360 का क्या होगा, देखो ये स्पेशल वाला केस है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। 360 डिग्री में क्या होगा, यहां पे एक रोटेशन कंप्लीट होगा, तो यहां पे 2π मतलब 360 डिग्री कंप्लीट होगा। हम 0 डिग्री पे आ गए, देखो तो जो 0 डिग्री के रेशियोज रहेंगे वही किसके रहेंगे, 2π के, यानी 360 डिग्रीज के रहेंगे। जो रेशियो 0 डिग्रीज के रहेंगे वही 360 डिग्रीज के रहेंगे। पॉजिटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक एक टेबल बनाना है, जिसमें आपका ऊपर का जो रो होगा वो होगा 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, देन 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन, 45 डिग्री मतलब π/4 रेडियन, 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन, 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन, 180 डिग्री मतलब π रेडियन, 270 डिग्री मतलब 3π/2 रेडियन एंड 360 डिग्री मतलब 2π रेडियन। तो ऐसा क्या करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे और वो टेबल में सब वैल्यूज आपको लिखने हैं, ठीक है। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, उसके बाद में उसको रेडियंस में कन्वर्ट करके आपको लिखना है। शायद ये ऊपर वाला पार्ट नहीं दिखेगा आपको बोर्ड पे का, बट मैं आपको ओरली बता देता हूं। 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन, 180 डिग्री 2π रेडियन, 270 डिग्री 3π/2 रेडियन एंड 360 डिग्री 2π रेडियन। ऐसा आपका एक टेबल क्या होगा, आपका आपके पास रेडी हो जाएगा।
जो स्टैंडर्ड वैल्यूज का टेबल है फ्रेंड्स, वो हमें आगे चल के डेरिवेटिव्स के ट्रिग्नोमेट्री में व डायरेक्ट वैल्यूज के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। कुछ निगेटिव एंगल्स के भी वैल्यूज निकालने हैं हमें, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं।